जय हिंद। मिल गए, आपसे फिर से मुलाकात हुई है ना, कहे थे। और उसी जोश उसी जुनून के साथ फिर से हम इसको कंटिन्यू करते हैं, इस क्लास को। देखिए, औपनिवेशिक शासकों द्वारा जो रची गई आर्थिक नीतियां थे ना, वे केवल और केवल अपने देश के लिए थी। उनकी उनके देश जो ब्रिटेन था उसके लिए थी। इसका इनका ध्येय नहीं था कि भारत का आर्थिक विकास किया जाए, ठीक है। तो अब उसमें ऐसा कुछ था ही नहीं कि जब हमारे देश के लिए विकास ना करेंगे तो राष्ट्रीय और प्रति व्यक्ति आय के आकलन ही क्यों करेंगे भाई। क्यों प्रयास करेंगे, अपने पैर पर कोई कुल्हाड़ी मारता है क्या। तो यही बात थी। और कुछ लोग जो निजी स्तर पर आकलन किए भी, जैसे हमारे यहाँ ग्रैंड ओल्ड मैन कहा जाता है दादा भाई नौरोजी जी, है ना, फारसी फारसी समुदाय से थे, बहुत हाँ, जबरदस्त आदमी थे। बिलन डुबी थे, फिंडले सिराज थे, बी के आर बी राव थे या आर सी देसाई थे। लेकिन इन लोगों ने जो आकलन प्रस्तुत किए ना, उनमें भी अपने अपने में विसंगतियां थी, आपसी मतभेद थे, ठीक है। तो उन मतभेदों को भुलाया थोड़ी जा सकता है। अब इन देखो, लेकिन इनमें डॉक्टर आर बी राव जो थे, उनका अनुमान कहा जाता है कि बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है, बहुत महत्वपूर्ण माना। फिर भी सभी अध्ययनकर्ता एक ही बात पर सहमत थे कि 20वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में भारत की राष्ट्रीय आय का सर्वाधिक समृद्धि दर 2% तक। पिछले वाले वीडियो में मैंने बताया, और अभी भी मैं बता रहा हूं कि प्रति व्यक्ति आय का जो था आधा प्रतिशत ही रह गया था। आधा प्रतिशत मतलब समझते हैं, 1/2। तो कृषि क्षेत्र में अब बात करने जा रहे हैं। अच्छा, याद बात करिए कि अभी भी हमारे देश में और जो आर्थिक व्यवस्था है, अर्थव्यवस्था है, वो किस पर निर्धारित है, कृषि क्षेत्र पर ही तो निर्धारित है कि नहीं। हाँ बोलो। अभी हमारी जो इनकम का स्रोत क्या है, मेन कृषि से तो हम मानते हैं। तो अब देखिए 1.2 में जो पूर्व ब्रिटिश काल में कृषि है, इसके बारे में यहाँ पर कुछ जिक्र किया गया। आप देखिए, ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के अंतर्गत कैसे कैसे यह व्यवस्था था, है ना। थोड़ा सा आपको मैं दिखा दूं, ये आपको दिखाई दे रहा होगा कि ब्रिटिश काल में कृषि क्या था। 17वीं शताब्दी में भारत आए फ्रांसीसी यात्री वर्नियर ने अपने तत्कालीन बंगाल का इस प्रकार वर्णन किया है कि अपने 2 बार भ्रमण के दौरान बंगाल के विषय में संग्रहित जानकारी के आधार पर मैं कह सकता हूं कि यह क्षेत्र मिस्र देश से कहीं अधिक समृद्ध है। जानते हो, मिस्र प्राचीनतम काल में मिस्र को कहते हैं कि मिस्र के जो सत्ता थे बहुत जबरदस्त थे, उससे भी यह मानते थे कि बहुत अच्छा था। भारत देश की मैं बात कर रहा हूँ, मिस्र देश से भी कहीं अधिक समृद्ध मानते हैं। और यहाँ से सूती, रेशमी वस्त्र, चावल, शक्कर और मक्खन का प्रचुर मात्रा में निर्यात होता है। यहाँ अपने आंतरिक उपभोग के लिए भी गेहूं, सब्जियां, है ना, अनाज, मुर्गियां, बतख आदि का भरपूर उत्पादन होता है। भेड़ बकरियां विशाल झुंड भी विद्यमान है। तो ऐसे वो अपने पर देखिए कितना स्टार से वर्णन के हैं कि हर प्रकार की मछलियां प्रचुरता में उपलब्ध है। राजमहल से लेके समुद्र तक, राजमहल वही बंगाल में पड़ता है। तो अतीत में परिवहन तथा सिंचाई के लिए गंगा नदी बहुत यत्न और श्रम पूर्वक काट कर बनाई गई नहरों का जाल सा बिछा हुआ है। तो उस समय नहरों का भी मतलब कहते हैं ना, फिरोज शाह तुगलक ने नहरों का पूरा निर्माण करवा दिया था। तो यहाँ अगर 17वीं शताब्दी में अपने देश की कृषि समृद्धि के बारे में लिखना होगा तो आप ऐसे लिख सकते हैं। तो लेकिन ये जो ये आए हमारे यहाँ देश में, जब अंग्रेज आए तो इन्होंने इसका कोई बहुत बड़ा निर्माण नहीं करवाया। देखिए, प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से कृषि माध्यम ही तो हमारी रोजी रोटी की कमाई थी। और एक बड़ी जनसंख्या का व्यवसाय होने के बाद भी कृषि क्षेत्र में गतिहीन विकास की प्रक्रिया चलती ही रही। कृषि के क्षेत्र में भी इन्होंने विकास नहीं किया। देखिए क्या 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 कारण था कि नहीं करवाया। भले ही कृषि अधीन क्षेत्र पर प्रसार के कारण कुल कृषि उत्पादन में वृद्धि हुई। मान लीजिए कृषि बहुत ज्यादा है तो वृद्धि तो हुई है, लेकिन कृषि उत्पादकता में कमी आती ही रही। कृषि क्षेत्र की गतिहीनता का मुख्य कारण देखिए भू व्यवस्था प्रणालियों को ही माना जा सकता है। अब भू व्यवस्था प्रणाली क्या है, जो बच्चे नहीं पढ़े तो समझ नहीं सकते। आपको बता दूं, जागीरदारी प्रथा होती थी वहां पर, कि बंगाल प्रेसिडेंसी कहा जाता था। जब पूरी भारत में जो बंगाल उसमें से, तो मद्रास प्रेसिडेंसी, बंगाल प्रेसिडेंसी, अलग अलग प्रेसिडेंसियों में अलग अलग गवर्नर नियुक्त किया गया था और बांट दिया गया था, ठीक है। हाँ, तो बंगाल का कोई था और मद्रास का कोई अलग गवर्नर था। तो इसी तरह अलग अलग प्रेसिडेंसियों में बांटा गया था। और जमींदारी व्यवस्था में कृषि, अब वो जो गवर्नर थे ना, अपने खुद नहीं टैक्स वसूलते थे, जमींदार को लगा देते थे। और जमींदार क्या करते थे, अपने ही देश के, मतलब हमारे देश के जो बड़े थे, सम्राट कुल के थे, जो कुलीन वर्ग के थे, जो अभिजात वर्ग थे, उन्हीं को जमींदारी दे दी गई। कि मान लीजिए कि सपोज डेट यहाँ पर, सपोज डेट एक क्षेत्र की मैं बात करूं तो ये कोई क्षेत्र है, ठीक है। इस क्षेत्र में बहुत सारे प्लॉट आएंगे, बहुत सारे खेत आएंगे। तो इन सारे खेतों को, इन सब खेतों का एक जमींदार बना दिया गया। जमींदार, एक जमींदार कहने का मतलब समझो, अभिजात वर्ग कोई लठा है तो कोई बदमाश हो, उनको पूरा जमींदारी दे दी गई कि चलिए इतना क्षेत्र पर आप कृषि का, जितना कृषि से टैक्स वसूलना है तो आप ही टैक्स वसूलिएगा, ठीक है। और इसमें से इनको भी कुछ प्रॉफिट दिया जाता था, लेकिन मेनली प्रॉफिट अंग्रेज अपने पास रख लेते थे। तो ब्रिटिश को इसमें से क्या किया जाएगा, ब्रिटिश अब इसमें जमींदार क्या करेंगे, किसानों से टैक्स वसूल कर किसको देंगे,
किसानों से टैक्स वसूल कर ब्रिटिश को देंगे, तो इनडायरेक्टली ब्रिटिश को तो मिलता ही तो मिलता था। लेकिन अभी दुश्मन कौन है इनके बीच में? दुश्मन कौन बना? ये जमींदार। मतलब हमारे ही देश के लोगों से हमारे देश पर क्या करवाते थे? राज। अच्छा, इधर से फिर जाके पीठ भी सुला देते कि देखो भाई, देखो तुम्हारे पर बहुत जुल्म कर रहा है सब ना, तुम्हारे देश का है ना, देखो तुम्हारे पर कैसे, मतलब दोनों तरफ से तबला जैसा बजाते थे ये सब। तो किसानों के पास कुछ बच नहीं जाता था। यही अधिकांश जमींदारों ने सभी औपनिवेशिक शासकों, अच्छा तो जमींदारियों का भाई ये चीज ये था ना कि जमींदारी जो दिया गया था, तो अगर रुचि तो किसानों की आर्थिक दुर्दशा का अनदेखी कर उनसे अधिक से अधिक लगान हो, चाहे सूखा पड़े, बाढ़ आए, चाहे कुछ भी हो, लेकिन उनको लगान तो देना ही था। लगान मैंने कर तक ही सीमित रहती थी। इसी कारण कृषक वर्ग की निर्धारण दुर्दशा और सामाजिक तनाव को झेलने का बाध्य होना। अच्छा, दूसरी बात राजस्व व्यवस्था जो थी, अभी टैक्स के बारे में बात कर रहे थे, राजस्व व्यवस्था की बात कर रहा हूँ। तो देखो, शर्तों पर भी जमींदारों को इस व्यवहार के विकास का में बहुत योगदान रहा है। राजस्व की निश्चित राशि सरकार के कोष में जमा करने की तिथियां भी निर्धारित थी। देखो भाई, आज जैसे कि कोई तिथि निर्धारित कर दिया गया कि अगर इस महीने का इस तारीख को अगर नहीं मिलेगा तो आपसे वो जमींदारी छीन ली जाएगी। तो उनमें भी क्या कर दिया था ना कि तिथि निर्धारित कर दिया था कि अगर उनके अनुसार रकम जमा नहीं करा पाने पर जमींदारों को उनके अधिकार छीन लिए जाते थे। तो इस तरह जमींदारी जाने की भी डर थी। तो ये और ज्यादा लगान वसूल करने के जो डरे थे उसको और मतलब किसी न किसी हद तक वह गुजर सकते थे कि हमें किसी तरह से लगान वसूल करके देना चाहिए कि हमारी जमींदारी न नष्ट हो जाए। इसीलिए जमींदार को भी डर सताता रहता था। और साथ ही प्रौद्योगिकी का भी निम्न स्तर था ना, उसमें टेक्नोलॉजी, प्रौद्योगिकी में क्या होता है? टेक्नोलॉजी। हाँ, टेक्नोलॉजी यार, अरे बड़ा उन लोग का तो बहुत कुछ, मतलब कि ये सब ना टेक्नोलॉजी, टेक्निक वर्ड आना चाहिए, टेक्नोलॉजी, ठीक है। टेक्नोलॉजी का विकास नहीं था, तो इस बहुत सारी सुविधाएं नहीं थी। और उर्वरक तो जैसे डीएपी हो गया, फास्फेट हो गया और यूरिया हो गया, ये सब उर्वरक ही तो कहे जाते हैं। तो उर्वरकों का नगण्य प्रयोग, मतलब बहुत कम प्रयोग किया जाता था। कृषि उत्पादकता के स्तर को बहुत निम्न रखने का उत्तरदायी था। यही सब तो थे। अब आपको पॉइंट मिलेगा तो आपको इसी तरह लिखना पड़ेगा कि नगण्य उपयोग, मतलब नगण्य माने क्या होता है? बहुत कम। नगण्य मतलब ना, ना ही के समान, नहीं के समान, मतलब बहुत कम, ना के बराबर। तो ये देखिए, अब यहाँ पर लिखा है कि कृषि का दूसरा क्षेत्र देश के कुछ क्षेत्रों में कृषि के व्यवसायीकरण था। अब इसके कारण जो वहां पर नगदी फसलें उपजाई जाती थी, एक मिनट हाइलाइटर लेते हैं, तो उच्च उत्पादकता के लाभ भारतीय किसानों को नहीं मिल पाते थे। अब देखो, खाद्यान्न उत्पादन तो कम कर दिया। वे कहते थे कि कुछ नगदी फसल उपजा, नगदी समझते हो आप? नगदी मतलब क्या होता है? नगदी मतलब होता है कि जिनसे तुरंत पैसा मिले। क्या मिले? पैसा मिले। तो वे नगदी फसल उपजाने को कहते थे। कैसा फसल? नगदी फसल उपजाने को कहते थे। अच्छा, नगदी फसल उपजाने को तो कहते थे, तो ठीक है, तो उसका प्रॉफिट किसको मिलना चाहिए था? भारतीयों को मिलना चाहते, लेकिन नहीं मिल पाता था। भारतीय किसानों को नहीं मिल पाता था, क्योंकि उन्हें तो खदान की खेती के स्थान पर नगदी फसलों का उत्पादन करना पड़ता था। इनका प्रयोग अंततः इंग्लैंड में लगे कारखानों में किया जाता था। तो इन्हें तो कच्चा माल के तौर पर प्रयोग किया जाता था। नगदी फसलें जो थी ले जाया जाता था, अपने देश में करवाते थे सब। तो वही तो बोल रहे थे ना कि ऐसा हमारे ही देश के, भारतीय देश के जलाशयों से बना हुआ बादल ये अपने देश में ले जाकर बारिश करवाता था सब। तो कौन सा फायदा हुआ? हमारे देश को तो कोई फायदा नहीं हुआ। ये ले जाकर ब्रिटेन में बारिश करवा रहे हैं। समझ रहे हो? समझ रहे हो? तो ये बातें थी। तो दिखाई दे रहा है कि नहीं? हाँ, तो ध्यान दीजिएगा थोड़ा। तो अब यहाँ पर लिखा है कि सिंचाई व्यवस्था में कुछ सुधार के बावजूद भी भारतीय बाढ़ नियंत्रण और भूमि उपजाऊ शक्ति, देखो भारत की एक बहुत बड़ी समस्या क्या है ना कि बाढ़। और आप खासकर ये आपको देखने में को मिलेगा, यहाँ पर आप अगर चले जाओ बिहार के साइड में, तो आपको बाढ़ बाढ़ वाला समस्या बहुत काफी हद तक आपको देखने को मिल जाएगा। तो बाढ़ एक प्रमुख समस्या के रूप में है। कहते हैं। हाँ। तो देखिए, सिंचाई में जो बाढ़ नियंत्रण था उसमें उन्होंने कोई खास दिलचस्पी नहीं दिखाई और भारत की उपजाऊ शक्ति के मामले में पिछड़ा हुआ था। जबकि किसान एक छोटे से वर्ग फसल पैटर्न को परिवर्तित करके खाद्यान्न फसलों की जगह वाणिज्यिक फसलें उगाना आरंभ किया। और काश्तकारों के एक बड़े वर्ग, काश्तकार में बड़े किसान मतलब जैसे होते हैं, और छोटे किसानों के पास कृषि क्षेत्र में निवेश करने के लिए न ही संसाधन और न ही तकनीक थी, और न ही कोई उनको, मतलब उनका भी बलजोर टूट गया ना। तो इसलिए होता है ना कि जब आप किसी के मन मुताबिक काम नहीं करता ना, तो उसका भी मन नहीं लगता ना खेती में। तो यही कुछ कारणें थी जिनकी वजह से कृषि पर विपक्षी प्रभाव पड़ा। ये विदेशी शासकों का दोहरा उद्देश्य था। एक तो भारत को इंग्लैंड में विकसित हो रहे आधुनिक उद्योगों के लिए कच्चे माल का निर्यातक बनाना चाहते थे। दूसरे, वे उन उद्योगों के उत्पादन के लिए भारत को एक विशाल बाजार भी बनाना, मतलब हमारे ही देश में लाकर महंगे दाम बेचते थे। और इस प्रकार उन उद्योगों के प्रसार के सहारे वे अपने देश ब्रिटेन की मैं बात कर रहा हूँ, अपने देश के लिए अधिकतम लाभ सुनिश्चित करना चाहते थे। इससे आर्थिक परिदृश्य में भारत शिल्प कलाओं के पतन से
शिल्पकला समझते हो आप? शिल्पकला मतलब हस्तकला। शिल्पकला मतलब क्या होता है बेटा? हस्तकला। हस्तकला लिखते हैं यहाँ पे, हस्तकला। तो हस्तकला का वे क्या हो रहा था, वहां पर पतन हो रहा था। पतन माने गिरावट। तो एक और भारतीय स्तर पर बेरोजगारी फैल रही थी, और दूसरी तरफ आप देखो, एक तरफ भारतीय स्तर पर क्या फैल रही थी, बेरोजगारी फैल रही थी, वही दूसरी तरफ भारतीय बाजारों में मांग का भी प्रसार हो रहा था। इस मांग को इंग्लैंड से सस्ते निर्मित उत्पादों के लाभपूर्ण आयात पर पूरा किया गया, और यहाँ के जो उद्योग बाजार थे उसको ठप कर दिया जाएगा। यद्यपि 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में, उत्तरार्ध में भारत में कुछ आधुनिक उद्योगों की स्थापना होने लगी, जैसे कि अभी बात किया जाएगा कि, लेकिन यह उद्योग केवल सूती वस्त्र और पटसन उद्योगों का आरंभ करने ही तक सीमित थी। सूती मिलें भी जो थे ना, वो कहाँ थी? देश के पश्चिमी हिस्से में, जो महाराष्ट्र और गुजरात जो बोलते हैं आप, इधर ही थी। तो सूती मिल आपको देखेंगे गुजरात में बहुत ज्यादा सूती के कपड़े के कारखाने आपको देखने को मिल जाएगा, सस्ते सस्ते कदर में मिल जाएंगे। तो ये अगर माला भारत है, भारत के केवल पश्चिमी हिस्सों में ही क्या कारखाने विकसित किए गए। और पटसन उद्योग की स्थापना का श्रेय विदेशियों को ही दिया जा सकता है, लेकिन तो यह केवल बंगाल प्रांत ही तक सीमित था। और 20वीं शताब्दी के आरंभिक वर्षों में लोहा इस्पात उद्योग का विकास भी हुआ। देखिए ये टाटा जी, रतन टाटा का भी तो हाल ही में डेट हुआ है। तो टिस्को का, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी का इन्होंने क्या क्या रहा स्थापना क्या है, याद करिएगा डेट की, बहुत जबरदस्त है डेट, 1907 में। और दूसरा विश्व युद्ध की बात कर रहा है, तो दूसरा युद्ध 1939 ले लेकर 1945 तक का बात कर रहा है। तो दूसरे विश्व के युद्ध के समय क्या हुआ था, चीनी सीमेंट है ना, और कागज आदि के कुछ कारखाने भी स्थापित हुए। तो किंतु भारत में भावी औद्योगिकरण, जैसे भावी मतलब आने वाला है ना, भविष्य की बात करें, औद्योगिकरण का प्रोत्साहन है तो कोई पूंजीगत उद्योगों का प्राय अभाव ही बना रहा है। पूंजीगत उद्योग जो होते हैं ना, जो पूंजी से चलाए जाते हैं, वे उद्योग होते हैं जो तत्कालिक उपभोग में काम आने वाली वस्तुओं के उत्पादन के लिए मशीनें और कालपुर्जों का निर्माण करते हैं, जो तुरंत मतलब जो आपको रोज डेली रोजमर्रा के जीवन में आपको जरूरत होती है, तो इसका निर्माण करते हैं, वही पूंजीगत उद्योग। तो यत्र तत्र कुछ कारखानों की स्थापना से देश की जो पारंपरिक शिल्पकला आधारित निर्माणशालाएं के पतन की भरपाई भी नहीं हो पाई थी। यही नहीं, मतलब जो शिल्पकला, एक तो हाथ से बनाई हुई हस्तकला को हमने, हमारे जो अभी भी आप देखो बनारसी साड़ी हो गई, और हमारे यहाँ मिथिला पेंटिंग हो गया, ये जो हस्तकलाएं जो चलती है ना, हम आप देखोगे तांबा उद्योग, पीतल उद्योग है मथुरा में, तो ऐसे बहुत सारे उद्योग है ना जो हमारे यहाँ बनते थे बहुत। कहे तो रहे, अब हमारे देश में पहले सिंधु सभ्यता से बहुत सारे व्यापार हुए करते थे, लेकिन इन सबों को भी ठप कर दिया, और नया नया जो उद्योग बैठा उतना ज्यादा प्रभावशाली नहीं रहा। और देश की जो जीडीपी है, देशी उत्पाद जिसको सकल घरेलू उत्पाद भी बोलते हैं, तो मूल में इसका भी योगदान बहुत कम रहा। इस नए उत्पादन क्षेत्र की एक अन्य महत्वपूर्ण कमी यह थी कि इसमें सार्वजनिक क्षेत्र का कार्य क्षेत्र भी बहुत कम रहा। इसमें सार्वजनिक क्षेत्र में तो वास्तव में देखो, जब तक सरकार नहीं विकास करेगा ना, तो कोई चीज विकास नहीं हो पाता। जैसे कि रेल, विद्युत उत्पादन, संचार, बंदरगाह और कुछ विभागीय उपक्रमों तक ही सीमित रह गया। और देखो ना, एक बात और बता दें कि विदेशी व्यापार की अगर मैं बात करूंगा, अभी विदेशी व्यापार की बात करूंगा, ठीक है, और ये आपको कुछ तालिका बनाया गया है, इसको आपको कर देखना है, ठीक है, पढ़िएगा कि आपको क्या क्या करना है। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना जमशेदपुर में, अभी देखिए जमशेदपुर इन्हीं के नाम पर पड़ा है, झारखंड में है, जमशेद जी टाटा के नाम पर पड़ा है। तो इन्होंने स्टील कंपनी का उद्घाटन किया था, वही थे। प्राचीन समय में भारत एक महत्वपूर्ण व्यावसायिक देश रहा, किंतु औपनिवेशिक सरकार द्वारा अपनाई गई वस्तु उत्पादन, व्यापार और सीमा शुल्क की प्रतिबंधकारी, मतलब सीमा शुल्क लगा दिया, बहुत ज्यादा हाई टैक्स लगा दिया, वस्तु उत्पादन पर टैक्स लगा दिया, व्यापार पर टैक्स लगा दिया, तो कहाँ से बेचारा, आप देखो जो भी चीज आप क्या करोगे ना, सीमा शुल्क पर। अब अगर मान लो कि 10,000 का सामान था, मान लो इसने 10,000 का सामान बनाया, ठीक है, इस पर 15% टैक्स ठोक दिया, तो बताओ कितने का हो गया? 15% निकालो, कितना हुआ? ये हो गया आपका 1,500 रुपए, मतलब 11,500 रुपए, 11,500 का तो सामान्य पड़ गया। तो इसी तरह अभी तो मैंने कम बताया अमाउंट, कभी कभी 50% टैक्स को ठोक देते, तो वो हो गया 10,000 का जो सामान था वो 15,000 का। उधर इतना महंगा हो जाता था कि अपने देश से वो बाहर जा ही नहीं पाया, और अपने देश में वो उसी उतना कीमत पर बिक नहीं पाता था, क्योंकि उससे सस्ते दाम पर अपना सामान बेच देते थे वे सब। तो विदेशी व्यापार की संरचना, स्वरूप और आकार का बहुत प्रतिकूल प्रभाव पड़ा था, और परिणाम स्वरूप भारत कच्चे माल उत्पाद जैसे रेशम, ठीक है, रेशम हो गया, कपास हो गया, और क्या बोलते हैं, ऊन, चीनी, नील, पटसन आदि का निर्यातक होकर ही रह गया था। और साथ ही यह सूती, रेशमी, ऊनी वस्त्रों जैसे अंतिम उपभोक्ता जो होता है ना वस्तुओं का,
जो अंतिम बनकर तैयार हो जाता है, प्रोडक्ट की बात कर रहा हूँ। इंग्लैंड के कारखानों में बनी हल्की मशीनों आदि का आयातक भी हो गया। अब यहाँ पर व्यवहारिक रूप से इंग्लैंड ने भारत के आयात निर्यात व्यापार पर अपना क्या बना लिया, मोनोपोली, मतलब एकाधिकार। इसको बोलते हैं मोनोपोली बिजनेस, मोनोपोली, ये क्या बोलते हैं, एकाधिकार। अब इसका एकमात्र अधिकार हो गया कि भैया इसी का सामान बिक रहा था, इसी का सामान केवल बिक रहा था, क्योंकि हमारे देश का जो सामान था उस पर तो टैक्स लगा कर महंगा कर दिया था, व्यापार टैक्स लगा था, सर्विस टैक्स लगा, बहुत सारा फलान ढिकान टैक्स लगा दिया, सरचार्ज, चार्ज, इंचार्ज, है ना, बहुत सारे टैक्स लगा दिया, कस्टम ड्यूटी लगा दिया। तो हमारे यहाँ के देश का जो टैक्स तो बढ़ा दिया, लेकिन अपने देश का जो सामान था उसको क्या कर दिया, उस पर टैक्स छोड़ दिया और इसका सामान सस्ता हो गया। तो ब्रिटेन का सामान हमारे देश के सामान से क्या हो रहा था, सस्ता हो रहा था इस कारण, और हमारे देश का क्या होने लगा, और भी ज्यादा देश की गिरावट आने लगी अर्थव्यवस्था में। तो भारत के आधे से अधिक व्यापार तो केवल इंग्लैंड तक ही सीमित रहा। शेष कुछ व्यापार चीन, श्रीलंका और ईरान से भी होने दिया जाता था। तो स्वेज नहर का व्यापार, अब देखो स्वेज नहर भी उसी समय खुल गया था। मार्ग खुलने से भारत के व्यापार पर अंग्रेजी नियंत्रण और भी सख्त हो गया। अब स्वेज नहर खुल गया। स्वेज नहर आपको पता है, चलिए आपको मैं नक्शे से दिखाता हूँ। ये आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है ना, ये देखिए, ये स्वेज नहर है। तो विदेशी शासन के अंतर्गत भारतीय आयात निर्यात का सबसे बड़ी विशेषता निर्यातक अधिशेष का बड़ा आकार रहा, किंतु इस अधिशेष मैंने बचा हुआ, भारतीय अर्थव्यवस्था को बाहरी लागत चुकानी पड़ी। देश के आंतरिक बाजारों में अनाज, कपड़ा और मिट्टी का तेल, केरोसिन आपको पता होगा। जैसे ही आपको नक्शे पर जो दिखाई दे रहा है ये मानचित्र, यही है स्वेज नहर। एक मिनट, ये आपको दिख रहे हैं ना, ये पोर्ट लेफ्ट, ये जहां दिखाई दे रहा है, ये ब्रिटेन, यही ब्रिटेन तो हमारे ऊपर 200 वर्षों तक राज किया। ये भारत है, आपको दिखाई दे रहा है। तो पहले ये ऐसे ऐसे घूम कर आते थे, केप ऑफ गुड होप, ये अफ्रीका के नीचे से ऐसे ऐसे होकर आते थे। लेकिन अब ये स्वेज नहर बन जाने से ना इन लोग का रास्ता बहुत ज्यादा छोटा हो गया था, और इन लोग को बहुत ज्यादा छोटे होने की वजह से बहुत फायदा भी हो रहा था ना, कि बहुत सारे, अब यहाँ पर ट्रांसपोर्ट टैक्स बहुत मतलब कम पड़ रहा था, और दूसरी बात कि रास्ता छोटे हो जाने से उनका जो किराया था, वाहन किराया भी कम नहीं होने लगा। तो यही बातें थी। तो स्वेज नहर के माध्यम से व्यापार होने लगा था। और यह मिस्र, यहाँ पर मिस्र है, ये देश है ना, यही मिस्र है। और स्वेज स्थल संधि के आर पार उत्तर से दक्षिण की बात कर रहा है। यहाँ उत्तर हो गया ऊपर, और नीचे क्या हो गया, दक्षिण की ओर प्रवाहित होने वाला कृत्रिम जलमार्ग है। यह खुद बनाया गया था स्वेज नहर को, ठीक है, कृत्रिम रूप से बनाया गया था। ये भूमध्य सागर है, ये आपको पता है कि मेडिटेरियन सी है, ये भूमध्य सागर है। क्या है, भूमध्य सागर, मेडिटेरियन सी बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं इसको, भूमध्य सागर। तो ये था। और मिस्र पतन पोर्ट सहित को लाल सागर की प्रशाखा स्वेज की खाड़ी से जोड़ता है, यही स्वेज की खाड़ी बोलते हैं इसको। इस नहर से अमेरिका और यूरोप से आने वाले जलयानों को दक्षिण एशिया का मतलब यही बोल रहा है, साउथ एशिया का बोल रहा है, और पूर्वी अफ्रीका, ये अफ्रीका की बात बोल रहा है, पूर्वी अफ्रीका तथा प्रशांत महासागर तटवर्ती देशों के लिए छोटा और सीधा जलमार्ग सुलभ हो गया। अब उन्हें अफ्रीका के दक्षिणी छोर की परिक्रमा नहीं करना, अब अफ्रीका के जो निचला साउथ अफ्रीका है उसको उधर को नहीं घूम के जाना पड़ता था। स्वेज नहर आज आर्थिक और सामरिक दृष्टि से विश्व का सबसे महत्वपूर्ण जलमार्ग है अभी भी। 1869 में इसके खुल जाने से, कब खुला था, 1869 में, याद करना। और हाँ, लागतें बहुत कम होगी और भारतीय बाजार तक पहुंचना क्या हो गया था, सुगम हो गया था। तो यही बात थी, आप समझ में आया। तो अभी देखिए यहाँ पर हमने क्या पढ़ा कि देश में सोने और चांदी के प्रवाह का भी कोई प्रवाह नहीं पड़ा था, और वास्तव में इसका प्रयोग तो अंग्रेज ही की भारत पर शासन करने के लिए गढ़ी गई व्यवस्था का खर्च उठाने में ही हो जाता था। तो अंग्रेजी सरकार के युद्धों पर व्यय और अदृश्य मदों के आयात और व्यय के द्वारा भारत की संपदा का क्या हुआ था, दोहन ही तो हुआ था। ठीक है, अब हम लोग ना कल के जो टॉपिक में जनान की और परिस्थिति के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तब तक के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार, धन्यवाद।